अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। रोना हमारा यहाँ ये चल रहा है कि एंड ऑफ द ईयर है, बिल्कुल आखिरी हफ्ता है साल का और कोई भरमार हो रही है शादियों की और जी निकाह चल रहे हैं, वलीमे चल रहे हैं और सब कुछ छोड़ते हैं। बड़ी अच्छी खुशी हो रही है उन लोगों के लिए, नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, लेकिन जो हमें खाना पड़ रहा है, मतलब जो अच्छा, आप 100 दफ़ा प्लान करके जाएं, ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना साल के, आपने तहैया किया हो कि भाई इस दफ़ा दिसंबर के आखिर में मैंने अपना रूटीन ख़राब नहीं करना, मैंने अपना हेल्दी ईटिंग का सिलसिला जारी रखना है, मैंने जिम मिस नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के चमकते हुए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, खोए पड़े हुए हलवे और चीज से भरे हुए नान, खोए पड़े हुए हलवे, चीज से भरे हुए नान, कोरमा, बिरयानी, ये तमाम आपका रूटीन, आपका अहद, आपका आज़म एक तरफ सुट देते हैं जाके। ऊपर से एक और चीज भी आप इसमें ऐड कर लें कि आई एटलीस्ट कंसिडर इट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप किसी की शादी पे जाएं और गुलाब जामुन ना खाएं। मतलब ये कैसे हो सकता है? तो ये एक उस जुमरे में आ जाता है जहाँ ये बदतमीज़ी है कि इतनी खुशी से आपको किसी ने बुलाया, आप दुआएं दे रहे हैं, सब कुछ खाना खा रहे हैं, तो मीठा तो चलेगा ना फिर। और मीठे में भी अब वैरायटियाँ हैं। मीठे में गाजर का हलवा भी बाय द वे बड़ा अच्छा आ चुका है और वो पूरा वो खोया डला और उसके बाद गाजर का छोड़े, मैं कहता हूँ पेठे का, जिसको यहाँ पे लौकी का हलवा भी कहते हैं और पंजाब में पेठे का हलवा कहते हैं। ओह हो। और वो क्योंकि रेयर सी चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, तो जब बनता है कहीं आपको मिल जाए तो आप वो अगले 6 महीने के लिए खा लेते हैं ताकि आपका वो एटलीस्ट पूरा हो जाए। और ऊपर से बादाम छिड़क के कश्मीरी चाय या फिर कॉफ़ी के दौर एक नहीं चलता। फिर आप बैठेंगे शादी पे या कहीं भी तकरीब में, तो आपने क्या करना है, एक कॉफ़ी पी ली, आधे घंटे बाद दोबारा दूसरी पी ली। सो आप उसके बाद मैं तो ये सूरत हाल है कि सिलसिला चल रहा है। फिर ये भी होता है क्योंकि फिर शादी हो गई, आप उसके बाद अपने वापस घर आ गए। अब मौसम इस किस्म का है कि वो घर में भी आके आपका मुंह तो चलता रहेगा ना, तो वो दोबारा से वो कश्मीरी चाय कॉफ़ियाँ निकलती हैं उसके साथ। और अक्सर घरों में इस वक्त मेहमानदारी चल रही है, कोई बहन भाई जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, वो आए हुए हैं। अब जब मेहमानदारी चल रही होती है तो फिर नाश्ते में हलवा पूरी तो मस्ट हो जाती है, ठीक है। यानी किसी चीज से अब्दुल्ला वैसे इतना भी मस्त नहीं थी, यानी ये हमने नाश्ते से शुरू किया है। मेरी बात सुने, एक हफ्ते के लिए आपके घर कोई आया हुआ है तो आप उसको हफ्ते में 2 दफा हलवा पूरी भी ना खिलाएं। नहीं, मतलब तो मेरे साथ तो इस वक्त एज वी स्पीक हो रहा है ना, क्योंकि मेरा घर तो भरा हुआ है इस वक्त लोगों से। माशाल्लाह, तो बिल्कुल यही हो रहा है। और जो मज़ा खाने पीने में आता है, मतलब सारी गप्पे शप्पे एक जगह, लेकिन उन्हीं गप्पों में कुछ खाना पीना सामने, कुछ मुंह चल रहा हो। फक्की समझते हैं आप, फक्कियाँ और ड्राई फ्रूट, ठीक है, या फिर कुछ नहीं तो मूंगफलियाँ। सो ये सारा कुछ तो हो ही रहा है। और ये भी नो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विद व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि मुझे जितना पता है ये लिटरली हर घर की यही कहानी है। अच्छा, पता है क्या, मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ मेरा जो पेट जो है ना वो कम से कम आधा इंच बाहर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, अफसोस भी होता है इस खाने के दौर के बाद, लेकिन इंशाल्लाह वील कोप अप विद आवर रूटीन आफ्टर लाइक अ वीक और सो। बस हमने यही आपसे दिल की बात शेयर करनी थी कि क्या गुजर रही है। बिल्कुल, बेसिकली हम चाहते थे आपको भी ये कह दें कि इट्स ओके। हमने इस बात से समझौता कर लिया, आप भी कर लें। एक हफ्ते की और बात है, चलो एक हफ्ते को 10 दिन कर दें, क्योंकि वो नए साल का पहला हफ्ता भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 हफ्ते किसी तरीके से अगर हमारे निकल गए ना, तो इंशाल्लाह वील बी बैक ऑन ट्रैक। मुझे पता है, मैंने सुबह 7 बजे 6 बजे तहैया करके उठा हूँ कि आज डाइटिंग करनी है, अपनी हेल्दी रूटीन पे वापस आना है। डाइटिंग नहीं, अपनी हेल्दी रूटीन पे वापस आना है। दोपहर 2 बजे तक मेरा ये वादा अपने आप से किया हुआ तहैया इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि अगर साग और मकई की रोटी बनी होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अब्दुल्ला वी कांट डू दिस। इस वक्त नाश्ते पे हम यहाँ बैठ के, नाश्ता क्या 2 घंटे तक तो अभी हम कुछ खा नहीं सकते ना, तो बात ही क्यों करनी उसकी, आगे चलो। और भी बहुत कुछ हो रहा है। कोविड भी बाय द वे फैलने का खदशा पैदा हो गया है और नज़ले जुकाम खांसी तो हमारी हालत बता रही होगी आपको कि हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सियासी मौसम कैसा है मुल्क का? और ये नहीं कि सियासी मौसम में भी थोड़ी सी ब्रेक लग जाए, मतलब 2 हफ्ते की छुट्टी ले लें, कोई विंटर वेकेशन पे चले जाएं, नहीं, बिल्कुल फुल थ्रोटल जिसको कहते हैं ना, वो सियासी मामला जो हैं वो गर्म हैं। अब चलो कुछ तो गर्मी है। अच्छा, पंजाब में तो वैसे ही धुंध के डेरे हैं और पंजाब में सियासी मौसम में भी शदीद धुंध देखी जा सकती है। शदीद सियासी धुंध की पंजाब जिसे कहते हैं ना, लपेट में है, जो छटके नहीं दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों आईनी और कानूनी लड़ाई में उलझी हुई हैं। ना तो असेंबली तोड़ने पर तुली पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल रही है और ना ही असेंबली बचाने के ख्वाब देखने वाली नून लीग की कोशिशें रंग ला रही हैं। सियासी झगड़े जो असेंबली में या फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर हल होने चाहिए थे,
उन्हें बदस्तूर अदालतों में ले जाया जा रहा है। जाहिर है कि अदालत का फैसला उसी के हक़ में आएगा, किसके हक़ में आएगा ये तो देखना होगा। लेकिन कहीं मैंने पढ़ा और बड़ी अच्छी बात थी कि एक सियासतदान और दूसरे सियासतदान के बीच में सिर्फ एक मेज़ का फासला होना चाहिए, द टेबल ऑफ द डायलॉग जिसे कहते हैं ना, सिर्फ एक मेज़, हाँ एक मेज़ का फासला होना चाहिए। और जिस दिन हमारे तमाम सियासतदान ये समझ जाएंगे, हमारे मुल्क के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। जो इत्तेहादी हुकूमत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस लें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक गुंजाइश छोड़ी गई है और ये स्वीट विल पे छोड़ दिया परवेज़ इलाही साहब की। अगर वो चाहें तो एतमाद का वोट लें। इसमें अगर मगर कि हम समझते हैं और हमारे आईनी माहिरीन समझते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है, इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि पंजाब असेंबली की तहलील और गवर्नर के वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का मामला जो है वो अदालत में चल रहा है। जैसे हमने बताया था कि सारे फैसले तो एंड में जाके अदालत में ही होते हैं। हो सकता है ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट तक जाए और दूसरी तरफ अदालत को असेंबली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग देने वाले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की फैसले पर इंतहाई खुश और पुरजोश, जबकि उनके इत्तेहादी PTI के फवाद चौधरी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, हम किसी से नहीं मांगते, अपने अल्लाह से मांगते हैं। PTI इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने एक तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का ये भी पूरा कर देंगे। अभी वज़ीर आला तो कह रहे थे कि चाहे दुश्मन जो भी चाहे ये हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत कायम ना रहे, मतलब असेंबलियाँ तहलील हो जाएं। शायद तो PTI चाहती थी, आप नहीं चाहते थे। खैर, सियासी मामलात अक्सर निज़ाम इंसाफ के लिए दो धारी तलवार साबित होते हैं। कोई दरमियानी फैसला आए तो आइन और कानून से समझौते का तासुर उभरता है। क्या ही अच्छा हो कि हमारी सियासी क़यादत अपनी अना, ज़िद और इन तमाम चीज़ों के झूठे खौल से बाहर आए और दरमियानी रास्ता तलाश करें। दुनिया की बड़ी बड़ी मैदान जंगें जो हैं वो डायलॉग की मेज़ पर ही हल होती हैं, और ये तो कोई मसला भी नहीं है, ये तो बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में। अच्छा जी, वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट और उनसे बात कर लेते हैं। क्या होता है वाली बात आपने की है, तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और ये हैं जी वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम 11 जनवरी तक तो हमें पता चल गया कि पंजाब असेंबली जो है वो टूटने नहीं वाली, तो यही मुस्लिम लीग नून और दीगर का मकसद भी था। फिर भी इस फैसले को तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, देखें, ये मकसद बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे जो एक सूरत है उसमें तो बज़ाहिर शायद ऐसे नज़र आता हो, लेकिन इसके साथ मकसद ये भी था कि ज़्यादा ज़रूरी मकसद ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हमारी नज़र में इत्तेमाद का वोट ज़रूर लें, क्योंकि गवर्नर साहब का ये उनको हुक्म है और आईन पाकिस्तान ये कहते हैं। और आईन पाकिस्तान जब ये एक इख्तियार गवर्नर को देता है, इसमें वो वज़ीर आला से कह सकते हैं कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो वो उनको इत्तेमाद का वोट लेना उनकी चॉइस या उनकी स्वीट विल नहीं है, ये उन पर लाजिम है कि वो इत्तेमाद का वोट लें। तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो एक बात जिसकी तशनगी रहेगी वजाहत में, उन्होंने इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग द वोट की सूरत में जो डी नोटिफिकेशन था उनकी बतौर चीफ मिनिस्टरशिप का, उसको तो सस्पेंड किया, लेकिन जहां तक उनके एतमाद के वोट लेने का ताल्लुक है, इसके ऊपर उन्होंने बस इतनी बात की कि अगर वो वोट एतमाद का लेना चाहें तो ले लें।
ये यानी ये कॉन्सिक्वेंस के अगर वो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 एंड रूल 22 और उसके ताबे जितना भी प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है उसके साथ नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, जो कि इस इंटरम ऑर्डर में जरूरी थी कि वो बात भी उसके ऊपर कोई जिक्र होता। अच्छा मलिक साहब, एक मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब का भी है, पता नहीं उस मौक़िफ़ में भी कभी कभी अलाइनमेंट नहीं नज़र आती, एक मौक़िफ़ आपका भी है। आप लोग अपने मनपसंद फैसले ने अदालत में चक्कर लगा रहे हैं और फिर इसी तरह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी उभर कर सामने आ रहा है। बेहतर नहीं है कि सियासी फैसले मेज़ पर सियासतदान मिल बैठ कर तय करें? क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है अभी भी, या फिर अब बात उससे बहुत आगे निकल गई है? देखिए, सियासी फैसले अपनी जगह पर हैं और उसमें जितनी पोलराइजेशन है, मैं नियर फ्यूचर में डोंट सी कि शायद कोई मिडिल ग्राउंड वाली कोई रिप्रोचमेंट होगी। मुझे नहीं लगता, बज़ाहिर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर आईनी सवाल भी है, तो आईनी सवाल तो बार सूरत अदालत ने तय करना है। और आइन जो मैंने आपके पिछले सवाल में भी इस बात का जिक्र किया कि आइन ये कहता है कि एक चीज बिल्कुल इस अंदाज में होगी एज इट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जैसे कहा गया वैसे होगा। और अगर वैसा नहीं होता तो फिर उसका मसला अदालत में जाते हैं और उसकी तशरीह अदालत करती है। तो इस सूरत में ये, क्योंकि एक सियासी सवाल तो अपनी जगह पर है ही है, साथ साथ अब एक आईनी सवाल भी है, तो आइन की वजाहत तो गालिबन अदालत ही करेगी। अच्छा मलिक साहब, अब बिलफर्ज आप लोग कामयाब नहीं होते, असेंबलियाँ टूट जाती हैं और इलेक्शन कॉल करना पड़े, तो फिर इलेक्शन रमज़ान से पहले ही कराने होंगे ऑब्वियसली, यानी मार्च के कोई मिडल में हम सोच रहे हैं कि हो जाएंगे। तो इसके लिए तैयारी पूरी है आपकी? ऑब्वियसली यू हैव टू बी रेडी ऑन बोथ अकाउंट्स। और क्या मियाँ साहब आएंगे तब तक मुहिम चलाने? देखिए, मैं आपके सवाल को दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। पहला मैं कि आपके इलेक्शंस कब होते हैं, तो देखिए इलेक्शंस मुझे अभी होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट का ये रिजॉल्व है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो मुल्क के हालात हैं, इसमें अगर हम ये केयर टेकर्स को दे देते हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। फिर आपके केयर टेकर्स के मामलात IMF के साथ कैसे तय पाएंगे, पहला सवाल। फिर जो डोनर्स हैं आपके साथ चल रहे हैं, वो इस सूरत में कैसे केयर टेकर्स के साथ चलेंगे, नंबर 2। फिर बजट केयर टेकर्स कैसे देंगे, नंबर 3। ये सारे सवाल हैं। फिर अभी इसमें कुछ बहस इलेक्शन कमीशन के साथ भी है कि वो इस पे अपनी क्या राय रखती है। फिर इसमें भी एक नए सेंसस की बात, एक डिजिटल सेंसस की बात भी हो रही है। तो इस सारी सूरत में कैसे मुमकिन होगा कि एक शख्स की ख्वाहिश और इक़्तिदार हर सूरत में अपने पास रखने की ख्वाहिश के नतीजे में आप पूरे मुल्क को इलेक्शंस में इस सूरत में ले जाएं। सेकेंडली, जब 2 सूबों में 70% एंड मोर इज फ्लडेड, वो पानी के नीचे, अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू तो गालिबन प्रॉपरली हो चुका, लेकिन रीहैब अभी बड़ी इनिशियल स्टेजेस पर है। और हुकूमत पाकिस्तान और उन दोनों सूबों की हुकूमतें अपने पूरे वसाइल खर्च करके उन लोगों की जिंदगियों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्शंस की तरफ हम जाएं, 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो रहे हो, वफाक की हुकूमत बैठी हो, 2 सूबों की हुकूमत बैठी हो, तो कैसे मुमकिन होगा? बार के इलेक्शंस जब भी वक्त पे होने, अगर कोई ऐसी सूरत होती है तो हम इलेक्शंस के लिए तैयार भी हैं। और उस सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे। अगर जब भी इलेक्शन होते हैं तो मियां साहब की वापसी, वैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि अर्लियर देन सूनर पॉसिबल है। वो किसी भी वक्त जमात को ये बात कम्युनिकेट हो सकती है और इंशाल्लाह वो जल्द वतन वापस आएंगे और पार्टी को भी लीड करेंगे। इलेक्शंस जब भी होंगे उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अर्लियर देन सूनर आपने कहा है कि मियां साहब आएंगे। हर किसी की अपनी एक डेट होती है और डेट होती कोई नहीं है, बस कि अर्लियर देन सूनर ही होता है। अर्लियर देन सूनर, शुक्रिया आपका खान अभी तक हुआ नहीं। अच्छा जी, रहनुमा मुस्लिम लीग ख़ास सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो लोग खुश हैं अदालती फैसले से कि नाखुश हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब। PDM और चौधरी परवेज़ इलाही कम से कम इस मामले पर तो एक ज़ुबान थे या एक पेज पर थे कि असेंबली नहीं लूटनी चाहिए, और अदालत के फैसले के बाद ये काम हो भी गया है। तो आप लोग मुतमईन हैं अदालती फैसले से? ये आपको किसने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही एक पेज पे थे? चौधरी परवेज़ इलाही ने हमेशा ये कहा कि जब इमरान खान साहब हमें कहेंगे, हम असेंबलियां तोड़ने में आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे।
पीडीएम का तो ये मौक़िफ़ नहीं था। वो तो चाहते हैं कि वो तो रुकावट बने हुए हैं। पहले उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, उसके बाद फिर एतमाद लेने की तहरीक, अपना ऑर्डर जारी किया गवर्नर पंजाब ने, और अब अदालत ने उनका सब किया धरा जो है वो चौपट कर दिया और आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने वक़्त दे दिया। और अब तो अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने वापस ले ली, इसलिए कि उनको पता चल गया कि अब क्या नाम है अदम एतमाद के जरिए ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे। तो रुकावट तो वो मानने अदालत में जाना तो मजबूरी बना कि हम चाहते हैं कि हम जो ये सारी रुकावटें हैं वो अबूल करके इमरान खान के हुक्म को जो है वो अमल पैरा करें। अच्छा कामिल साहब, मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल इख्तियारात के साथ वज़ीर आला कबूल करने को तैयार बिल्कुल नहीं है और वो अदालती फ़ैसला जो है वो चैलेंज भी करेंगे। यानी ये मसला जो है ये ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो साइड पे नहीं होने वाला। फिर बेहतर नहीं कि आप लोग मुस्लिम लीग नून वालों से कोई बातचीत करें, कोई चैनल खोलें और किसी डील तक शायद पहुँचें, कोई अग्रीमेंट हो किसी बात पर, ये ऑप्शन आप अवेल करेंगे? नहीं, कतई तौर पर नहीं, इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता है। ये तो हमेशा जो वादा खिलाफी करते हैं और ये इनकी रवश है कि ये पहले मिन्नतें करते हैं। ये तो पीर पहाड़ा साहब ने भी कहा था कि जब ये मुसीबत में होते हैं तो ये पाँव पर पकड़ते हैं, जब ये मुसीबत से निकलते हैं तो ये गिरबान पकड़ते हैं। तो ये इस किस्म की इस तमाश के लोगों के साथ कोई वादा नहीं होता। आप भी ये कह रहे हैं कि वो वादा खिलाफ़ी करते हैं। अभी लेटेस्ट वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब मिठाई खा के और दुआएं खैर करके वादा खिलाफ़ी कर गए अगली सुबह। तो ये मामला भी सबके सामने। आगा साहब, अब फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत का तो यही मिशन नज़र आ रहा है कि 11 जनवरी से पहले ही आप एतमाद का वोट ले लें, और अगर ये काम कर लिया तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को 6 महीने के लिए तो कोई नहीं हटा सकता। तहरीक इंसाफ लाख ख्वाहिश कर ले, ऐसा हो नहीं सकेगा, तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी असेंबली तोड़ने की। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? ये फैसला जो है इमरान खान साहब के पास है। जो वो कहेंगे हम उनके अलाई हैं, उनके इत्तेहादी हैं, हम वो बड़ी जमात है और उनका इस सीट के ऊपर हक भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए हम उनकी दी हुई जो अमानत है तो वो कहेंगे उनको वापस कर देंगे। शुक्रिया आपका कामिल अली आगा साहब। आपने कहा वैसे ये कहते थे ज़रूर परवेज़ इलाही साहब कि आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कहते थे कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सो ये ख्वाहिश तो उनकी थी, असम्बलियाँ तोड़ने की ख्वाहिश इमरान खान की थी जिसका वो एहतराम करते थे, लेकिन उनकी ज़ाती ख्वाहिश आई एम श्योर आपको पता ही होगा असम्बलियाँ ना तोड़ने की थी। मतलब एटलीस्ट आधा मिनट तो गुजर चुका है, तो उनका जो वादा था कि मैं यूँ करूँगा वो वाला तो नहीं हुआ। तो अब ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। Anyway, अच्छा एक चीज़ और छोड़ दें सब कुछ, एक चीज़ और जो होने वाली है आपको पता है, आज से शुरू हो रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़। पहला दिन आज, और ये है जी पहला कराची में, और टीम्स एज वी हैव बीन टोल्ड वो स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद ही टॉस भी हो जाएगा और आपको पता है फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस हफ्ते हम यही करेंगे, रोज़ बैठ के आपको ज़रा अपडेट भी दिया करेंगे, बिकॉज एज वी स्पीक मैच हो रहा होगा। टॉस होगा, कौन जीतेगा और क्या फैसला होगा इसके बारे में हम आगे चलकर आपको बता देंगे। ठीक है? अभी नहीं। अच्छा चलें, ये तो खैर हमने आपको दिखा दिया है कि ये लोग स्टेडियम पहुँच गए हैं। अच्छा जी, इससे पहले हम इब्तिदा में दावतों की, शादियों की, ख्वाबों की, सर्दी की सौगातों की बात कर ही रहे थे। तो अभी लेटेस्ट शादी कंट्रीब्यूशन उसमें हारिस रऊफ की भी हुई है। हमारे सुपरस्टार हारिस रऊफ, कपड़े जो भी हों, जो मर्जी तैयार हों, अगर दुल्हन दूल्हा खुश होना तो दुल्हन दूल्हा अच्छे लगते हैं। और अच्छा, फिर लाहौर कलंदर टीम भी तो आपको पता है ना कि इनके बेस्टी जो है, बेस्टी शाहीन, वो भी आए हुए थे साथ, वो उनके चेहरे के फूल जो है ना, वो भी खिलने वाले हैं। दूल्हा बनना है आपको पता है ना कि 2 महीने उनको भी रह गए, 3 फरवरी को। हाँ, तो बिल्कुल 2 महीने उनके चेहरे के फूल जो है ना वो खिलने वाले हैं। और क्या उनके सेहरे के फूल खिलने वाले। अच्छा, सेहरे में उनके सर फूल खिलने ये क्या हो रहा है? उनके ससुर फादर इन लॉ शाहिद खान आफरीदी और नए हमारे चीफ सेलेक्टर वो भी आए हुए थे और शादी में उन्होंने भी शिरकत की। आई लव द आइडिया ऑफ डे वेडिंग्स बाय द वे।
तो ये मौसम हमारा इस किस्म का है और अक्रॉस द कंट्री के दिन के लाहौर वक्त में, अगर पंजाब में तो शादी होनी हो नहीं चाहिए अब शाम की शादियाँ, कोई सूरत हाल रही नहीं है, दिन में होना चाहिए सब कुछ बिकॉज अच्छा एक और शादी जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं, प्लीज़ लेट्स शो सम पिक्चर्स इफ वी हैव राइट नाउ। तो ओवर द वीकेंड आपको पता है कि रेहाम खान आल्सो गॉट मैरिड, इमरान खान साहब की साबिका अहलिया, मेरा ख्याल है उसके अलावा भी उनका इंट्रोडक्शन एंड नोबडी वुड फॉरगेट कि वो कौन है। तो उनकी भी शादी हुई है, बहुत ही अच्छी उन्होंने तस्वीरें लगाई अपने निकाह की और उसके बाद दोनों कपल ने अपनी तस्वीरें लगाई, बल्कि वो तो हर रोज़ अपडेट भी कर रही हैं, अपनी तस्वीरें वगैरह लगा रही हैं। शी गॉट मैरिड इन द US इन सिएटल और शी लुक्स वेरी हैप्पी, तो ये भी बड़ी अच्छी की बात थी। वही हम कह रहे हैं कि मतलब पहली शादी हो, तीसरी हो, वॉट एवर इट इज़, अगर आप खुश हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये कि जो इनके शौहर हैं मिर्ज़ा बिलाल बेग, ये आपको याद है वो हमारे BNN वाले लड़कों की एक टीम है, मुर्तज़ा मुस्तफ़ा, वो जो खालिद भट्ट हैं, उनकी टीम का ये हिस्सा होते थे। और आई वंडर कि जियो पे नहीं, ये तो शायद किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ये इमरान खान की मिमिक्री भी किया करते थे एक ज़माने में। वैसे he could like you know, हाँ, and then he has also modeled for a few brands. He has also been a model, and now he is Reham Khan's husband. So Haris Rauf married a model and Reham Khan married a model. तो मेरा ख्याल है कि models की मार्केट उरूज पर है। ज़बरदस्त। सोचें ज़रा इस बात पे, ना सोचें बेशक, लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, कुछ शेर व शायरी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। उर्दू पंजाबी जो अभी आप सुन रहे हैं फिल्म और गज़ल के एक बड़े और मुनफरिद नाम मुनीर नियाज़ी को हमसे बिछड़े 16 साल बीत गए हैं। कहते हैं कि शायरी में एहतजाज की आवाज़ जब भी बुलंद होगी, मुनीर नियाज़ी साहब का नाम सरे फहरिस्त होगा। 1929 को होशियारपुर में पैदा हुए, पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में रिहाइश अख्तियार की और उर्दू के 13 और पंजाबी के 3 शेरी मजबूए इन्होंने यादगार छोड़े हैं। अच्छा जी, इन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया, सदारती तमगा बनाए हुस्न कारकर्दगी दिया गया, अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। बट इनका काम, इनकी शायरी, इनका कलाम अमर है। जब तक उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक मुनीर नियाज़ी से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद रहेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ जिससे हम वैसे डर से गए हैं, डराना नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूर है कि पाकिस्तान में इस वक्त ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन NCOC ने ख़बरदार किया है कि चीन में जो कोरोना की नई किस्म है वो आई है, और उससे हमें मुहतात रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो एक रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। इनफैक्ट सिर्फ हम चाइना की बात नहीं करेंगे, US में भी अगर आप और देखें, इंडिया में भी, तो हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ हो ज़रूर रही है। और आपको बताएं कि चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के वार बिल्कुल जारी हैं। इंडिया में भी जिस तरह हमने बताया कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। खदशा है कि चीन में लॉकडाउन ख़त्म होने और सफ़र की जो पाबंदियाँ थी पहले, उनको अनलॉक करने के बाद और पाकिस्तान भी चीन से जो रवाबित हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो आना जाना है, वो बिला रोक टोक जारी है। सो नया वेरिएंट पाकिस्तान भी ट्रैवल कर सकता है। एंड ऑल्सो अगर NCOC की डायरेक्टिव इस किस्म की आई रही हैं, लेकिन डरे नहीं, लेकिन इर्द गिर्द हमारे ये हो रहा है, तो हमारी जो चेकिंग होती है एयरपोर्ट्स पे, उसको ज़रा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। पता नहीं वो भी कितनी इफेक्टिव होती है, कितनी नहीं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर शाजिया सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इसकी मज़ीद बात करके समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शाजिया, चीन ऑब्वियसली यहाँ से हमारे रवाबित बहाल हैं, लोग आ जा रहे हैं, फिर भारत में भी कोरोना की जो ताज़ा लहर आई है, इसने इन दोनों हमसाया ममालिक में करोड़ों अफराद को मुतासर होने का खदशा पैदा कर दिया है और वहाँ बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन और पाबंदियाँ वापस आ गई हैं। पाकिस्तान इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, क्या हमें तशवीश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी से ही किसी भी चीज़ पे तशवीश ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना जो हैं उनमें क्या सिचुएशन हो रही है, किस तरह से हो रहा है, अभी वहाँ से कोई ऐसी ताज़ा खबर नहीं आई है, लेकिन जो भी आ रही है एक तरह से ये समझ लें कि सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू ये इस पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में
इतनी तशवीशनाक हालत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा कोरोना नहीं आ रहा है। कोरोना की जो पहले हमारे पास लहर आई थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा नुकसानात देखे थे। तो इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हेल्थ मिनिस्ट्री NCOC के साथ मिलके जो हमने अपनी सिचुएशन बनाई हुई है, अपनी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ पे कोई भी इस तरह की तशवीश क्रिएट होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपको पता ही है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं, जब सर्ज होता है इस तरह वायरस का, तो और बातें शुरू हो जाती हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट के बाद एक दफ़ा फिर वही बहस शुरू हो चुकी है कि क्या जो वैक्सीन लगवाई गई थी वो काफ़ी है, किसी नई वैक्सीन की बूस्टर की ज़रूरत है या नहीं। तो क्या इस सिलसिले में कुछ सोचा जा रहा है कि बूस्टर लगवाएं, शॉट्स, या फिर एक वैक्सीन ही नहीं होनी चाहिए? कोई इस किस्म की बातें हो रही हैं? देखिए जी, जितनी भी अभी तक हमारे अवाम ने, मेरे ख्याल में मोर देन 90% हमारी जो अवाम है उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है और बूस्टर्स भी लग चुके हैं। और मैं नहीं समझती कि आगे किसी वैक्सीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे लोग अब इस चीज़ को लड़ने के लिए तैयार हैं, वैक्सीन लग चुकी हुई हैं। और आगे जो है हमारी एहतियाती तदाबीर जो हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं हमारे जो सफ़र हैं उनके ऊपर, कि हम वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम इसको देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या हुकूमत पाकिस्तान है, उन्होंने इस चीज़ को NCOC के साथ मिलके ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम अपने लोगों को, अपने अवाम को उस चीज़ से बचा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया। गुड टू नो 90% पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है और मजीद करने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ ब्रेक एंड वील सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। आपको पता है ना दुनिया में मौसम ने क्या एकदम से करवट ली है। सर्दी तो आई रही थी लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक और पाकिस्तान में भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी हो रही है। अमेरिका में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इतनी बर्फ़ की लपेट में हैं कि वहाँ मवासिलाती निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। अच्छा, माई सिस्टर सेंड मी स्क्रीन शॉट कल उसने भेजा, और वो बहुत सालों से अमेरिका में रह रही है और कहती है मैंने ज़िंदगी में, मतलब जितने अरसे से मैं रह रही हूँ, मैंने कभी ये टेम्परेचर नहीं देखा। इट वॉज -15। और जहाँ वो रहती है मतलब वहाँ तो एक इमरजेंसी वार्निंग्स और पता नहीं क्या क्या हुआ था। एंड these areas are not equipped for such harsh, मतलब वहाँ की ठंड के बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं that are not equipped for इस किस्म की ठंड, लेकिन हो रही है। कनाडा में भी ऑल्दो आप कहते हो कि भाई कनाडा में तो सर्दी होती ही है, लेकिन वहाँ भी अगर एक हद से या एक तैयारी से ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए तो वहाँ भी मुतासर होता है निज़ाम ज़िंदगी। और इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में यही सूरत हाल है और हमारे यहाँ भी एकदम ठंड की लहर। बाय द वे, आपको शायद जानकर हैरानी हो कि कराची में लिटरली 2 दिन से ठंड पड़ना शुरू हुई है। 2 दिन से एक्चुअली आपको स्वेटर या जैकेट या कुछ इस किस्म की हिफाजती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। और वो एक होता है ना कि यू वांट टू प्रूव यू नो कि इतनी ठंड नहीं है और हमें क्या लगेगी ये, वो प्लीज़ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाली ठंड है जो हड्डियों में घुस जाती है और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो बच्चों को रैप करने का मौसम है ना, वो अब आया है कराची में। तो अपने आप को भी रैप कर लें। और दूसरा ये कि कहा यह जा रहा था बाय द वे कि सिंगल डिजिट में भी चला जाएगा मामला, तो अभी हम सिंगल डिजिट तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन खैर सर्दी तो एक मसला और भी बड़े मसले हैं। और जैसे कि आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक के बाद एक सख्त फैसले कर रही है। आपने यकीनन ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, देयर वाज एन अपरोर। पहले ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगाई गई, जिस पर अफगान तालिबात ने एहतजाज भी किया और पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत भी की। और अब तालिबान ने तमाम गैर सरकारी तंजीमों में ख़वातीन के काम पर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमें नज़र नहीं आए। जो जवाब पेश किया गया है वो ये है कि NGOs की ख़वातीन हिजाब नहीं करती, ये जवाब है। और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पहले भी ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के फ़ैसले की मज़म्मत की है और इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिया है। और अब भी
जमात का मौक़िफ़ है कि ख़वातीन पर मुलाजमत के दरवाजे बंद करना गलत फ़ैसला है। रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। पूरी दुनिया से इस सिलसिले में आवाज़ उठ रही है, लेकिन क्या करें कि अफ़गानिस्तान में जो करता धरता है उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही और शायद ना ही रेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर जिस तरह की अब ताज़ा पाबंदियों की लहर सामने आई है, पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है। आपने भी इसकी मजम्मत की। आपकी नस्ल में ख़वातीन की तालीम और रोज़गार को रोकना क्यों गलत है और क्या माशरे पर इसके असरात मुरतब होंगे? देखें, इस्लाम में इल्म को फ़र्ज किया गया है और इस्लाम में इल्म की ये तकसीम नहीं है कि ये दुनियावी इल्म है और ये दीनी इल्म है। इसी तरह फ़र्ज जो है तो सब पे फ़र्ज है, मर्दों पे भी फ़र्ज है, औरतों भी फ़र्ज है। अब ख़वातीन को अगर आप देख लें तो ये हमारी आबादी का 50% है। रिसेंटली OIC ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जद्दा से प्रेस रिलीज जारी किया था कुछ अर्से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 73 करोड़ अफराद उम्मत मुस्लिमा में अनपढ़ हैं, जिसकी अक्सरियत ख़वातीन की है। इसलिए इस्लाम ने भी इसकी तालीम दी है और आज के वक्त के हमारी ज़रूरत है, हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और नई नस्ल की तरबियत के लिए, नई नस्ल की शख्सियत साजी के लिए तालीम याफ्ता माओं की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं उनके इस इक़दाम से इत्तेफाक नहीं करता और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो रिव्यू कर लें और इसकी इजाज़त दे दें। हमें खुशी हुई है कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि तालिबान अपने हर कदम का जवाब ये बताते हैं कि इस्लामी शरई हुकूमत में ऐसा ही होता है, ये उनका कहना है। तो जमात इस्लामी भी इस्लामी शरई हुकूमत की जिद्दोजहद का बता रही है। ख़वातीन से मुतालिक तालिबान का ये रवैया क्या शरई है या इसकी कोई आपको लगता है कि कल्चरल वजह है और इसलिए वो ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस्लाम में तो इस्लाम पहली वही जो आई है तो उसमें इक़रा की, पढ़ने की किताब का जिक्र है, उसमें कलम का जिक्र है, उसमें अल्लमल इंसान मालम यालम रिसर्च का जिक्र है। और इस्लाम दरअसल एक इल्मी तहरीक थी जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं थी, जिन्स की कोई कैद नहीं थी, सबके लिए पढ़ना जो है लाजिम था। और मैंने अपनी ट्वीट में भी ये कहा कि देखें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके बारे में किबार सहाबा कहते हैं कि वो अपने ज़माने में कुरान के इल्म की, हलाल और हराम की, नसब नामों की, तिब की और शेर व शायरी की सबसे बड़ी आलिमा थी। तो इसका कोई इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उनको खत लिखा है कि अगर आप चाहते हैं तो आप सेपरेशन कर ले क्लास के अंदर, आप हंगामी तौर पर कुछ इकदाम कर ले, लेकिन आप कम से कम खवातीन को, लड़कियों को तालीम से, इल्म के हिसूल से इससे ना रोके। तो मैं समझता हूँ ये एक कल्चरल इशू जिसका आपने बताया उसका है। वरना OIC ने भी उनको रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान के उलमा ने भी रिक्वेस्ट की है, सऊदी अरब ने भी की है, अमारात ने भी की है। पूरी उम्मत मुस्लिमा उनको कह रहे हैं कि भाई इसको रिव्यू कर लें और हंगामी तौर पर अगर आप समझते हैं कि कुछ इकदाम करनी चाहिए तो वो इकदाम करें, लेकिन तालीम के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। तालीम पर पाबंदी हल नहीं है, इसके लिए अल्टरनेट ढूंढ लें। जो आपके रिजर्वेशन हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका इलाज तालीम के ऊपर पाबंदी नहीं है। बताइएगा अब सेनेटर साहब कि अब अफ़गान तालिबान के इन इक़दाम पर पूरी दुनिया को एतराज़ है, सभी समझते हैं कि ख़वातीन पर ऐसी पाबंदियाँ जायज़ नहीं है, तो हल क्या है? क्या तालिबान को मनाया, समझाया जा सकता है कि वो जो कर रहे हैं उसमें नरमी लाएं, वो गलत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें OIC को बड़ा बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए और उन लोगों को जिनका इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, जैसे सऊदी अरब है, अमारात हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, तो OIC को भी उलमा का, स्कॉलर्स का एक वफद भेजना चाहिए। और बिलखसूस ये जो 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, अमारात और सऊदी अरब, ये 5 ममालिक, इनको, इनके उलमा और इनकी हुकूमतों को भी वहाँ पे उनको इंगेज करना चाहिए। इसी तरह वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के बुनियाद पर अगर आप उनके ऊपर मजीद पाबंदियां लगाएंगे, उनको आइसोलेशन की तरफ ले जाएंगे तो मसला और खराब होगा। मसला उनके ऊपर पाबंदियों का भी और उनको आइसोलेशन और दीवार से लगाने का नहीं, उनको इंगेज करने का है। उनको इंगेज करो, उनके साथ डायलॉग करो, उनको कायल करो, ताकि उसके नतीजे में वो इस पूरे चीजों को वो रिव्यू कर सके। तो मैं समझता हूँ
OIC का और फिर खसूसन इन 5 ममालिक का और उनके आम स्कॉलर जो आलम इस्लाम के, उनकी जिम्मेदारी है कि उस हवाले से तालिबान को इंगेज करें, उनके साथ बात करें और इस फैसले पर उनको रिव्यू करें। बहुत दुख होता है जब मैं यूनिवर्सिटी के तालिबात को देखता हूं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, वो रोज आते हैं, वो बंद दरवाजों के सामने खड़े होते हैं, वो रोते हैं, उनकी जो हालत है वो देखी नहीं जाती। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है, उसको रिव्यू करना चाहिए। दुख तो होता है, ट्रॉमा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमसे बात करने का। और ट्रॉमा मतलब वो जो ग्राफिटी जो लड़कियां वहाँ वॉल्स पे कर रही हैं, लेट गर्ल्स लर्न, पर इतनी सी बात है कि इतनी बेसिक जो राइट होना चाहिए उससे आपको डिनाई किया जाए, क्रिमिनल, ये तो बहुत ही गलत है। और आपको याद ही है ना कि जब ये टेक ओवर हुआ था और दुनिया अपने खदशात का इजहार कर रही थी, तो एक मखसूस तबका था पाकिस्तान में और वो ज़्यादा एक ही तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं और एक ही सियासी जमात के हामी भी होते हैं। वो मुख्तलिफ तौजीहात लेकर सामने आ रहे थे और बता रहे थे कि जनाब हमें पता लग रहा है कि अफगानिस्तान में टैक्सी ड्राइवर और ये दुकानदार इतने खुश हैं, अमन अमान की इतनी इमैक्युलेट सूरत हाल है। मतलब किस किस्म की अल्लाह फैला की क्योंकि उनके लीडर ने कह दिया था ना कि गुलामी की जंजीरें तोड़कर ये हुकूमत कायम की गई है, तो इसलिए फिर आपको पता ही है वो। अच्छा, ये बातें ना अब्दुल्ला ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं, आपको पता ही है कि, और हम सारों को पता है किसने कहा था, बट दीज आर वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब अपनी एक बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कह दो कि जी अफगानिस्तान इज सो मच बेटर ऑफ, ट्राई लिविंग इन इस्लाम अफगानिस्तान टू नो इफ इट्स बेटर। सॉरी बट एक पीटीआई का सपोर्टर होने का एक टिपिकल माइंडसेट है, उसमें आपको तालिबान के लिए नरम गोशा होना ज़रूरी है। या होता है मलाला यूसुफजई को बुरा भला कहना या उनको बुरा समझना, वो भी एक उसकी बुनियादी कुछ उसूल हैं। ये टिक मार्क्स आप करेंगे तो आप पीटीआई के सपोर्टर के तौर पर एटलीस्ट सामने आते हैं। या फिर आप मुझे बताइए कितने लोग हैं ऐसे जो ये तमाम चीज़ें अब्दुल्ला, पता वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, इसलिए बिकॉज ये फिर वही बात हो जाती है कि एक आपको एक दिल चाहता है कि सारी चीज़ें साइड पे रख के पहले तो इस पे डिबेट करो कि व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, वी डोंट हैव द टाइम। एक फर्मा है ना, एक मोल्ड है जिन सब लोगों को ऐसा बना दिया गया है और सर्टनली ये लीडरशिप की तरफ से ही आती हैं ना चीज़ें। अच्छा जी, छोड़ दे सब कुछ क्योंकि हम बड़ा ही खूबसूरत और खुशबूदार जिसको कहते हैं ना ट्रिब्यूट दे रहे हैं और आज जियो पाकिस्तान ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। खुशबू है कलाम की, अल्फाज की और ख़यालात की। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। नाउ यू कैन टेक ओवर। 24 नवंबर 1952 52 को कराची में पैदा हुई और इनका पहला मजमूआ कलाम खुशबू शाया हुआ, धूम मच गई। शी वॉज अ CSS ऑफिसर, इस्लामाबाद में पोस्टेड थी व्हेन शी इवन पास्ड अवे। और उर्दू की सफ़े अव्वल की शोरा में इनका शुमार बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में होना। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें ना तो कि रौनक बाज़ार महफिल कम नहीं है आज भी सानेहा शहर में मगर होने को, मतलब हमारे इर्द गिर्द कितनी एप्ट सूरत हाल ऐसा लग रहा है ना, और इतनी खूबसूरती से हमारे मौशी हालात देखें। अच्छा ये जरा सुनिए, किस तरफ जा रहे हैं, ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी लगती है। और अगर पहले हम बता चुके हैं तो एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि सिविल सर्विसेज में जाने से पहले परवीन शाकिर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद पढ़ाती रही और उनके लिए एक अनोखा एजाज़ ये भी था कि जब वो CSS इम्तिहान में बैठी तो उर्दू के इम्तिहान में एक सवाल उनकी ही शायरी के बारे में था। आप अंदाज़ा करें कि इनकी प्रिविलेज इंसान महसूस कर क्या मतलब ज़बरदस्त किस्म की ये, और कितनी छोटी उम्र इन्होंने पाई भी और इतनी ज़िंदगी में जल्दी ये सारी अचीवमेंट्स इन्होंने अपने नाम भी कर ली। और फिर इनकी ज़िंदगी इट वाज शॉर्ट लिव्ड, आई मीन मच अकम्प्लिश्ड बट वेरी शॉर्ट, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी में इन्होंने बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव भी कर लिया था। क्या खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस ख्याल को पेश किया। Isn't that a relief at times? It is a relief at times. It is a relief. Sometimes you want to just cut off and don't want to know. Yes. और मैं इनकी शायरी सुन रहा था और फिर हम ये नहीं कह रहे कि आज के शायर अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन जो ये लेवल ऑफ शायरी था ना वो दौरे हाजिर के शोरा में नहीं नजर आता हमें, जो कि हर किसी को समझ भी आए और महसूस भी हो और बड़ी रेलेवेंट भी हो एक्चुअली। ह्यूज परवीन शाकिर फैंस, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ये बात अच्छी नहीं है हर जाई की, ये बात अब पुराने ज़माने की हो गई है। अगर वो बार बार जा रहा है तो आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। दरवाज़ों बंद करके ना लॉक भी चेंज कर लें। एनीवे, आज हम इनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 26 दिसंबर 1994 को परवीन शाकिर का ट्रैफिक एक्सीडेंट में, सोचें एक हादसे में उनका इंतकाल हुआ। She was just 42 years old and so accomplished। इसके साथ ही एक ब्रेक लेंगे। वैसे ही महफिल की तवज्जो हासिल कर लेती थी और फिर अपने काम से और अपने कलाम से तो फिर क्या ही
टहने जिसे कहते हैं ना। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अच्छा जी, साल 2022 पाकिस्तानी फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए तो कमाल का रहा। क्रिकेट पे हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी म्यूज़िक और पसूड़ी ने तो आपको पता है पसूड़ी मचा दी पूरी दुनिया में। लेकिन लेवल है और तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती रहीं और मोतबर तरीन ऑस्कर्स के लिए इंटरनेशनल फीचर फिल्म और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ये दो चीज़ें हैं बाय द वे, एक फीचर फिल्म और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, तो बहुत ही कमाल की बात है। जॉयलैंड का तो आपको पता ही है, जॉयलैंड को इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है और पाकिस्तान के 3 डिफरेंटली एबल्ड नौजवानों पर एक फिल्म बनी है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एज फार एज दे कैन गो, एज फार एज दे कैन रन, वो भी शॉर्टलिस्ट हुई है। आई एम श्योर ये आप लोगों को नहीं पता था, तो लिहाजा उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है 3 पाकिस्तानी स्पेशल एथलीट्स की कोशिशों पर बनाई गई है, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर डायरेक्टर आलमी शोहरत याफ्ता ईरानी निजाद अमरीकी तनाज़ ईशा गयान हमारे साथ हैं, जिनसे अभी Tanaz has made many documentaries on stories based in Afghanistan, Iran, and now this time the story is based in Pakistan. Tanaz is joining us साथ from ही Los Angeles. को-प्रोड्यूस किया था जियाद जफर साहब ने, जो पाकिस्तानी बिल्कुल जो पाकिस्तानी है, लेकिन आज हमारे साथ तनाज ही हैं। तनाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जियो पाकिस्तान एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द डॉक्यूमेंट्री टू बी शॉर्टलिस्टेड। First up, what interested you in this idea? What attracted you to this topic? Thank you for having me on the show. I met the women who runs Special Olympics Pakistan, Ronak Lakhani, in New York, and she was telling me about the work that they did, and it was astounding. It was amazing that they, they go to these areas, deep in rural areas of Sindh, and really try to make a difference. And I couldn't stop thinking about it. And I just one day thought, I just gotta get up and go. And then that's how it happened. Was it that easy that you one day decided to get up and go? Was it challenging? I'm a little crazy like that. Yeah, it's kind of, yes. So we would like to know your story. So when you decided to get up and go, were there challenges that you faced during the process of making this documentary? Was it difficult? Was it easy? How was the experience like? And did you pick and choose the subjects yourself? Did you meet a lot of athletes and then you decided to base it on the 3 that you picked? Well, what happened was I got to Karachi, and Ronak, who runs SO Pakistan, put me in touch with a lovely social worker that worked there called Tamina Azim, and she proceeded to introduce me to another social worker who is in Mirpur Khas, Noor. That's him actually right there in that shot. And he said, I can take you guys and you can meet numerous intellectually disabled kids who are in these difficult situations. And it wasn't so much like a tremendous amount of planning or anything like that. We got in the car. It was me, the cameraman Nadia Siddiqui, the co-producer Ziad Zafar, and we just headed out and started meeting people. And so much of documentary filmmaking, honestly, is just showing up, and you don't know where it's going to go. You show up, you go, you meet people, and you tell their stories. It's full of surprises, be assured. Tanaz, one of the characters that has been featured in this film is actually no more. He passed away. So yeah, how has that affected the crew, the team members who were a part of this process? It was horrible. It was horrible. It was horrible. It was also shocking, because it was so unexpected. I was actually in the middle of editing when I reached out to Noor, who is in touch with with all the families, and he called the boy Ghulam's brother, and he said that he just passed away, and it was an absolute shock to everybody.
That must have been very, very Tanaz, difficult for you to we are handle. curious and we would like to know when movies with such topics, they make it to something like the Oscars, how do they help the people concerned? In the sense that if we are talking about, differently abled people differently abled people and their challenges, it's a great, how is it going to help them? It's a great question. It's a great question. I think about it all the time. My hope is that with more awareness, and if it becomes a subject that becomes part of the conversation all over the world, you have more individuals who will help fund these programs. I mean, this is generally the hope, and apparently what often happens, because if people don't know about something, well, they're certainly not going to, go into their pockets and fund it. But the more there's information and knowledge and storytelling, and a story that really touches someone's heart, then ideally, hopefully, you get more support, and there's more money for social workers, for coaches, right, for the folks that we filmed, who, they go in there and they change not only the life of the teenager who's disabled, but the entire family. And then it has a ripple effect. The whole community changes. Interesting. Well, And inshallah, we are hoping you have for told that as stories well. before, Tanaz. Has it really helped the stories that, as in the life, has it changed the life of the people whose stories were told by you prior? It's a great question. I think, for instance, years ago, about 14 years ago, I did a documentary in Iran on men who have sex change operations to become women in a society where homosexuality is punishable by death, but you're allowed to have a sex change. And this is, as you know, it's Iran. It's a very traditional society, very homophobic. And I remember getting just the calls that poured in from like my mom's very conservative friends, who literally would say things like, I finally realized these are human beings and I just haven't had the right look at them. And that to me was everything. I was like, there it is. There it is. You can create a piece of work where it humanizes a population that to most conservative people have just been shunned, or they don't even register as human. But once you develop a story around them that's character driven, where they get to know an individual that is so different from them and see their pain and what they go through, you can no longer walk around and just think, those people. And in this case, Actually, they have been marginalized, they have not been given the same opportunities. I think changing people's minds and perceptions is such a big contribution as it is. Even if nothing else comes out of it, people see the reality of the struggle. And I think that is commendable if a documentary can manage to do that. We are curious, where can we watch this short film, this documentary? Is it going to be released here in Pakistan? Is it on any YouTube? YouTube or any online portal? So what usually happens, what's happened with my previous films is, so in this case, it's Paramount Plus. Like before it was HBO a few times or other channels. They get the world rights, and I do not believe Paramount Plus exists yet in Pakistan. I don't think it's streaming there yet. But what ends up happening is that at some point, someone takes it from Paramount Plus and puts it on YouTube, and then everyone gets to see it. And, that's like illegal, but like whatever. Then everyone gets to watch. And Tanaz, lastly, how hopeful are you to win an Oscar this time for this documentary? Oh, God, I don't know. No idea. Did you expect getting nominated, shortlisted? What did you say? Did you expect getting shortlisted in this category for this film? But, near the end, there was a lot of expectation with a lot of people like, you're definitely getting short, but not in September. Like September, this film felt like no one was interested in it. And then all of a sudden it started like winning awards and going to festivals. And it took this like turn. And now it's in a different place. But your questions are really important questions in the sense that like I think about this with all my films. I'm like, okay, so I've shown the situation and it creates
an awareness and it creates dialogue, but like, will it really change something? And I remember when I was like younger, I really thought like, once I make this film, it's all going to change. Like, I'm just going to have to show it to people. Once they see it, they'll change it. But now, like, you know, you get jaded and it's like, will it really change anything? I don't know. Well, when one grows up, a lot of other realities come into... At times it does change things and at times it doesn't, but even then it gives a lot of perception to people who have not been able to see that. Exactly, come into play as well. So we'll wish you the best of luck and we'll be watching out for it, rooting for you as well. Tanaz, thank you for joining us this morning. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Likewise. अच्छा जी, ये चूँकि मूवी डॉक्यूमेंट्री हमारे बारे में है और हमारे ही ये बच्चे हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं और क्या कमाल है, कितनों से तो हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी मिलाया है, तो हम स्पेशल ओलंपिक्स के नौजवानों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, जो मतलब इनके चैलेंजेस बेइंतहा होते हैं। और ये अगर आप इनका जज्बा देखें और इनकी पॉजिटिविटी देखें तो हम खुद दंग रह गए थे जब हम मिले थे। बहुत ही खुशी हो रही है कि इनको डॉक्यूमेंट किया गया, डॉक्यूमेंट्री बनाई है एंड इंशाल्लाह इसको भी ऑस्कर मिल जाए तो क्या ही बात है। The sad part is that 3 लोग जिनको फीचर किया गया है उसमें से एक अब इस दुनिया में नहीं है। सो तनाज़ बता भी रही थी कि किस तरह से पूरी टीम को उसने हिला कर रख दिया। गुलाम उस बच्चे का नाम था, बट कितने ही हम इन चैम्पियंस से, हम तो इन्हें चैम्पियंस से समझते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स वाले मिल चुके हैं और इनकी एक चीज़ जो हमें हमेशा इंस्पायर करती है, इनकी प्योरिटी ऑफ हार्ट, इनकी ऑनेस्टी और किसी का बुरा ना चाहने और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की ख्वाहिश। और अब आप दुनिया में लोग मिलते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई तो वेस्टेड इंटरेस्ट मकसद वगैरह होता है, लेकिन जब आप इनसे मिलते हैं तो आप थोड़े से शौक में चले जाते हैं कि इतने कोई प्योर, जो आपने सही अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, ऐसे लोग होते नहीं हैं। It's so refreshing to meet them. एक दफ़ा फिर बेस्ट ऑफ लक गाएंगे कि ये ज़रूर इंसानी जज्बों का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख आपको इन लोगों से मिलकर नजर आता है। Something that you don't get to see very often. तो लिहाजा अब As Far As They Can Go ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है और साथ ही हमारी अपनी मूवी जॉयलैंड, तो बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे और क्या ही बात हो कि अगर दोनों को ऑस्कर मिल जाए, इट वुड बी अमेजिंग। के बाद मिले अच्छा जी, अब ज़रा रियलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। और मईशत पहले ही आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट की बॉर्डर लाइन पर थी और सियासी बहरान मज़ीद जलती पर तेल का काम कर रहा है, जो हमेशा ही होता है। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग कम से कम होती जा रही है और अब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग -B से मज़ीद कम कर दी है। एक तो -B ऑलरेडी डिडंट साउंड गुड, उससे मज़ीद कम कर दी है और गिरती मईशत का एक और वाज़े इशारा है। और खुद स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट भी आपको बता दें, वो नए खतरात की निशानदही भी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर और सियासी बेयकीनी ने माशी हालात ख़राब कर दिए हैं। हालांकि चंद हफ्ते पहले हुकूमत के अपने ही आदमी ने ऐसे खतरात की घंटी बजा दी थी। सुनिए क्या कहा था। मैं ये समझता हूँ कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इकदाम कर लेने चाहिए जिससे वापस ख़तरा जो है वो टल जाए। जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहेगा और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। और ये आपको याद भी दिला दें कि स्टेट बैंक ने लगी लिपटी रखे बगैर ये भी बता दिया था कि रुपए की कदर में कमी से महंगाई और ऊपर ले जाएगी, महंगाई जो है ऊपर जाएगी और हमारी सियासी क़यादत किसी ठोस हल की तरफ बढ़ने के बजाय इल्ज़ाम तराशी पर लगी है। ये तो खैर हमारा पुराना वतीरा में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मुसीबत हम पे आ पड़ी और जो बाकी जो हमारे मसाइल जो पिछली हुकूमत हमें विरसे में दे गई, हम तो उससे निपट रहे थे, महंगाई से, IMF से और तमाम तरीकों से। किस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले, एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था सऊदी अरब के बादशाह ने कि भाई मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ, ये तोहफा ले मुझसे, बेच दिया उसको। PTI की अपनी हुकूमत में 2020 में पाकिस्तान की माशी ग्रोथ रेट तारीख में पहली बार मनफी रही, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम हालात का ज़िम्मेदार बदस्तूर आपको बताइए दूसरों को समझते हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है उसका भी ज़िम्मेदार अपने आप या अपनी टीम को नहीं समझते।
अच्छा जी, अब क्या फौरी इलेक्शन से मईशत ठीक हो जाएगी? ये एक बहुत ही, आपको पता है, अगर बाय द वे ये एक सियासतदान की बात तो हो सकती है, शायद मईशतदान की नहीं। और अगर मुल्की मईशत को मज़ीद पस्तियों में गिरने से बचाना है तो ये तय है कि हमारी तमाम सियासी क़यादत को आज नहीं तो कल 1 पॉइंट एजेंडे जो कि होगा मिसाक मईशत पर आना होगा। ये तो तय है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। माहिर मईशत और साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें बताया गया है कि अगले साल GDP ग्रोथ 3 से 4% से भी कम हो सकती है, 3-4% से भी एक्चुअली गिर सकती है। तो आपको लगता है कि 3-4% भी मुमकिन हो पाएगी जो हालात चल रहे हैं सर? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि इवन फ्लड्स के आने से पहले पाकिस्तान ने एक इंड्यूस किया हुआ था कंट्रोल्ड स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी। ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो हमारा खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो पिछले साल बहुत बढ़ा हुआ आ रहा था। सो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, 16% आपने देखा इस वक्त मॉनेटरी स्टांस है। आप ये भी देखिए कि फिजिकल भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खर्चे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब आपने कपल किया फ्लड्स की सिचुएशन से, जिसने एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा धचका दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाए, इसको कपल करें कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स हिट हो रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले चंद माह के हमारे सामने नताइज आए हैं उसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ है। इस सब को देखते हुए यही लग रहा है कि कंट्रोल्ड स्लो डाउन कपल हो गया है फ्लड सिचुएशन से। और अब आपको जी डॉक्टर खाकान, अब इस वक्त, जी बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई। अब इस वक्त पाकिस्तानी मईशत बाकायदा सर्वाइवल मोड में है इस वक्त। तो माहिरीन बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हुकाम को सख्त फैसले लेने होंगे, रिलीफ देने का मार्जिन बिल्कुल नहीं है। आपको भी यही लग रहा है कि यही सिचुएशन है? इस वक्त जो ये खदशात हैं, चाहे उसको क्राइसिस कहें, चाहे आप उसको सॉल्वेंसी या डिफ़ॉल्ट कहें, ये इसलिए बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि IMF का प्रोग्राम 3 नवंबर को 9th रिव्यू शुरू होना था। IMF के प्रोग्राम के 9th रिव्यू का जो डिले आज तक हुआ है, जो अब 1 महीना 10 दिन पे से ज़्यादा पे मुहीत हो गया है, ये एक जिटरीनेस क्रिएट कर रहा है मार्केट्स को। इसकी वजह से बाकी फंड्स भी स्लो हो जाते हैं। पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि सर्वाइवल मोड में भी अगर आपने गुजरना है और बगैर किसी चोट के और तकलीफ के गुजरना है, तो हम IMF के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करें और उसमें जाएं। और उसके लिए सख्त मेजर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको कुछ नई टैक्सेशन करना पड़ेगी, आपको अपनी प्राइसिंग कुछ करेक्शंस करना पड़ेंगी, आपको अपने अखराजात कम करना पड़ेंगे, और आपको अपने दोस्त ममालिक के साथ बात करना पड़ेगी कि जो मज़ीद सख्त इक़दामात उठाना पड़ेंगे। पहले ही अवाम पिस रहे हैं। आई वंडर हाउ वुड द पीपल टेक इट, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ। इट इज़ ऑलरेडी वेरी टफ। We're going to see you tomorrow, inshallah.